नमस्कार मित्रों। आज हम यहाँ उपस्थित हैं एक नई पुस्तक दुनिया में औरत स्त्री संघर्षों का वैश्विक परिदृश्य पर बातचीत करने के लिए। यह पुस्तक राजपाल प्रकाशन द्वारा प्रकाशित है। आज हमारे साथ मौजूद हैं इस पुस्तक की लेखिका और दिल्ली विश्वविद्यालय के श्यामलाल कॉलेज की एसोसिएट प्रोफेसर सुजाता जी। सुजाता जी ने हिंदी के पहले सामुदायिक स्त्रीवादी ब्लॉग चौखेर वाली से शुरुआत कर स्त्रीवादी आलोचना की सैद्धांतिकी लिखने तक का लंबा सफर तय किया है। हम जानते हैं कि सुजाता जी के लेखन की शुरुआत संकलन अनंतिम मौन के बीच प्रकाशित हो चुका है। इसके साथ ही साथ उपन्यास 1/2 और स्त्री पुस्तक स्त्री को आपकी कविता के कई सम्मान और पुरस्कार भी प्राप्त है। आपका रचयिता के इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही आज सुजाता जी की इस पुस्तक पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है जानी मानी अध्यापक और लेखिका मृदुला शुक्ला जी। मैम को उनकी कविता और कहानी के लिए कई सम्मान प्राप्त हैं, जैसे कविता के लिए ईला त्रिवेणी सम्मान, कहानी के लिए माँ भगवती देवी कथा साहित्य सम्मान और साथ ही हिंदी अकादमी की पत्रिका इंद्रप्रस्थ भारती के 2016 और 17 में सर्वश्रेष्ठ कहानियों में उनकी कहानियों का चयन और प्रकाशन भी हो चुका है। आपका कहानी संग्रह दातुन बोधि प्रकाशन से प्रकाशित है। इसके अलावा मैम अपने ब्लॉग अंतराग्नि के लिए भी जानी जाती है। मैम, मैं आपका भी इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो हम बात करें इस पुस्तक की जिसके लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं, पुस्तक दुनिया में औरत स्त्री संघर्षों का वैश्विक परिदृश्य। पुस्तक मुख्य रूप से ये रेखांकित करती है कि दुनिया भर की औरतों के संघर्ष जितने एक जैसे विविध है। पूर्व तक औरतों को अपनी नाक के जूते पहनने से लेकर शिक्षा वोट के अपने छोटे से छोटे अधिकारों के लिए लड़ना पड़ा है। सुजाता जी ने इन्हीं संघर्षों को दर्ज करते हुए इस पुस्तक में भविष्य की राह तलाश की। सुजाता जी ने इस पुस्तक की जो शुरुआत की है भूमिका में लिखा है, उसके एक वाक्य जरूर करना चाहूंगी। पहला ही वाक्य है, पार्टी के घोषणा पत्र में पहला वाक्य है, एक भूत आतंकित कर रहा है, कम्युनिज्म का भूत। इसको भगाने के लिए जैसे ज़ार को यूरोप के दूसरे सत्ताधारी एक हो गए, ठीक इसी तर्ज पर स्त्री विरोधी समय में पूरी दुनिया को स्त्रीवाद का भूत आतंकित कर रहा है। तमाम दक्षिणी विचारधाराएं, सत्ताएं और पितृ सत्ताएं एक हो गई। तो जब ऐसा समय आ गया है तो मुझे लगता है कि लगातार जरूरत महसूस होती है उस इतिहास को सामने रखा जाए जिसकी बदौलत आज की अपेक्षाकृत आजाद और आत्मनिर्भर है। जो अपना इतिहास नहीं जानते, इतिहास से सही सवाल नहीं पूछ सकते। जो अपना इतिहास नहीं जानते उसे वर्तमान में भ्रमित करना सबसे ज्यादा आसान काम है। मैं ये इसकी भूमिका और पुस्तक को थोड़ा खुद पढ़ते हुए महसूस कर रही थी कि मैम ने इस पुस्तक को पढ़ने के लिए हमें जागृत किया है ताकि हम अपने इतिहास से भी परिचित हों और फिर उस पर सवाल भी कर सकें। तो मैं बहुत अधिक वक्त न लेते हुए रुख करती हूँ इस पुस्तक परिचर्चा पर और मैम आप दोनों का मैं पुनः इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। धन्यवाद स्नेहदी। आपने बहुत संक्षिप्त में बहुत सुंदर तरीके से अपनी बात कही। ऐसा लगता है कि आपने किताब को बहुत अच्छे तरह से पढ़ा ही नहीं है, उस पर बहुत विचार भी किया है। मुझे लगता है कि जहां से मैं अपनी बात की शुरुआत करना चाहती थी वहीं से आपने अपनी बात की शुरुआत की। ये बहुत सुंदर बात है। यहीं से मैं अपनी बात की शुरुआत करना चाहती थी। सुजाता, आपको अपनी नई किताब के लिए बहुत बहुत बधाई। बधाई के साथ साथ हाँ, मेरी तरफ से बहुत धन्यवाद। दुनिया भर की तमाम औरतों की ओर से बहुत धन्यवाद जो तुमने ये सब एक जगह पर इकट्ठा किया ताकि लोग पढ़ सके, जान सके। एक छोटी सी किताब किसी के भी हाथ में बड़ी आसानी से बिना ये सोचे कि इसको मैं क्या पढ़ूंगी, बहुत लंबा है, बहुत बड़ा है, बहुत विशद है, गरिष्ठ होगा। एक छोटी सी पतली सी किताब हाथ में आते ही कोई भी स्त्री इसको उत्सुकता बस 1-2 दिन में पूरा खत्म कर सकती है। तो ये बहुत बहुत बड़ा काम है, बहुत महत्वपूर्ण काम है। और स्त्री क्या,
मैं तो इसके बाद अब जो हम बात करेंगे उस पर यही कि सबसे पहली बात की स्त्रीवाद आतंकित कर रहा है। उसके हाथ में ना बम है, ना बंदूक है, ना तलवार है, ना किसी और तरह का आणविक अस्त्र शस्त्र है। तो पूरी दुनिया को स्त्रीवाद आतंकित कर रहा है। क्यों आतंकित कर रहा है, मेरा प्रश्न यही है। और फिर इसी के जवाब में इसके बाद आगे बात करेंगे। तो सुजाता, आप बताएं कि स्त्रीवाद क्यों आतंकित कर रहा है? क्या वास्तव में स्त्रीवाद आतंकित करने वाला विषय है, या लोग झूठ मूठ आतंकित हैं, या भ्रम है? क्या इसका वजह है कि असली वाकई जवाब स्त्रियां भी इसका असली जवाब तो वही दे सकेंगे जो आतंकित हो रहे हैं। जो आतंकित हैं वो बता सकते हैं कि क्यों हाँ आतंकित हैं। हाँ लेकिन हाँ ये तो है कि क्योंकि स्त्रीवाद न सिर्फ जेंडर बराबरी के लिए, बल्कि पूरे सामाजिक न्याय के लिए, सामाजिक बराबरी के लिए आवाज उठाता है। तब होता ये है कि बहुत सारी संरचनाएं, बहुत सारी परंपराएं, बहुत सारी प्रथाएं, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स जो बने हुए हैं, जो चलते आ रहे हैं, उनके हिलने का डर होता है। बहुत सारे प्रिविलेज खोने का डर होता है, बहुत सारे विशेषाधिकार ऐसे लगता है कि जा रहे हैं। तो जब भी हम बराबरी की बात करते हैं, जो कि स्त्रीवाद करता है, तो बराबरी की बात से सबसे ज्यादा डर उसी को लगेगा जिसको अपने प्रिविलेज खोने की आशंका होगी। तो हमेशा एक विशेषाधिकार प्राप्त क्लास वर्ग जो होगा उसके लिए एक दिक्कत तलब चीज होगी। और मजेदार बात यह है कि ये जो जेंडर वाला जो एस्पेक्ट है, इस पक्ष में इस एस्पेक्ट से, इस एंगल से, जो विशेषाधिकार वर्ग है वो किसी एक जाति का नहीं है, वो किसी एक वर्ग का नहीं है, वो किसी एक नेशनैलिटी का नहीं है। ये एक ऐसा विशेषाधिकार है जो तमाम जातीय, भौगोलिक तमाम सीमाएं जिसके लिए खुली हुई हैं, जिनके अक्रॉस द नेशंस जो व्याप्त है, इतिहास में है, परंपराओं में है, सब जगह लेखन में है, साहित्य में है। तो कहाँ आप नहीं, मतलब हर चीज अगर टेक्स्ट मान लें तो उसकी एक एक बारीक पंक्ति में निहित है। तो वो जेंडर बराबरी की बात करने का बार बार यही मतलब है कि वो पूरी की पूरी संरचना ढह जाएगी। अभी जो वैवाहिक रेप को लेके जो हाई कोर्ट का वर्डिक्ट आया है, वो अपने आप में बताता है कि कितना आतंक है इस चीज को लेके, कैसे स्प्लिट वर्डिक्ट है। वो एक जज ने साफ कहा कि नहीं नहीं, ये तो एकदम गलत है, इससे तो फिर सब फंसेंगे वगैरह वगैरह। अगर बराबरी की बात हो रही है, अगर हम न्याय की बात कर रहे हैं कि एक पक्ष को न्याय मिलना चाहिए, तो किसी को इसमें समस्या क्यों होनी चाहिए? क्यों उसे डर लगना चाहिए? क्यों आतंकित होना चाहिए? वो इसलिए आतंकित है क्योंकि वो जो एक विशेषाधिकार है, पति होने का, वो जो एक दर्जा है, वो जो एक पोजीशन है, उसमें से बहुत कुछ उसको खोना पड़ सकता है। तो ये आतंक सिर्फ यहाँ पे नहीं है, ये आतंक पूरी दुनिया में है, जो पिछले 20-30 साल में हम देख रहे हैं कि मीडिया की तरफ से ये बैकलैश है। और तमाम संस्थाएं पूंजीवाद के साथ मिलकर, बाकी सारे धर्म, कानून और राष्ट्र के जो मस्कुलिन स्ट्रक्चर्स हैं, वो सब मिलकर आतंकित हैं इससे। स्त्रीवाद से आतंकित हैं, लेकिन वास्तव में आतंकित होने की जरूरत नहीं है। एकदम नहीं, क्योंकि ये अकेली विचारधारा है जिसने आज तक बदलाव के लिए एक कतरा खून नहीं बहाया। हाँ, तुमने इस किताब में लिखा है। इस किताब को पढ़ते हुए मुझे एक और बात मेरे दिमाग में बार बार आ रही थी कि अगर इसको बार बार स्वतंत्रता संग्राम पर बहुत सारी किताबें 1857 से लेकर गदर से लेकर तमाम बातें स्वतंत्रता संग्राम पर लिखी जाती हैं, तो ये स्त्रियों का विश्व का स्वतंत्रता संग्राम की किताब है, जिस पर विश्व में स्त्रियों ने स्वतंत्रता के लिए जितनी लड़ाइयां लड़ी हैं बिना खून बहाए, उस स्वतंत्रता संग्राम पर ये किताब है। तो इसको एक तरह से ऐसे भी कहा जा सकता है कि स्वतंत्रता संग्राम की गाथा है, और उन बहादुर स्त्रियों की जिन्होंने वाकई बिना किसी तरह की हिंसा किए अपने अधिकारों की बात की है। ये किताब है, अभी जो हम बातचीत करेंगे, हमारी बातचीत दो तरफा होगी। दो तरफा से मेरा मतलब, हम स्त्रीवाद के माध्यम से इस किताब पर बात करेंगे, और इस किताब के माध्यम से हम स्त्रीवाद पर भी बातचीत करते चलेंगे। इस किताब में जो तुमने चैप्टर रखे हैं, ये चैप्टर ही अपने आप में किताब को खोलते जाते हैं। तो जो
अगला मेरा प्रश्न है, या अगली बात कहना चाह रही हूँ कि महिला दिवस मनाया जा रहा है। महिला दिवस पर खूब होता है, ब्यूटी पार्लर वाले बहुत सारे ऑफर्स देते हैं, गहनों की दुकान में ऑफर होता है, और स्त्रियां खूब सजती। तुमने यहाँ लिस्ट में लिखा भी है कि स्त्री दिवस को करवा चौथ बना दिया गया है दूसरा। तो महिला दिवस के मानी क्या है, इस पर भी थोड़ी बात हो जाए, कुछ लोगों तक ये बात पहुंचे, स्पष्ट बात पहुंचे कि वास्तव में महिला दिवस क्या है और महिला दिवस के दिन हमें उत्साहित क्यों होना चाहिए। पहली बात तो ये कि ये किताब गाथा तो नहीं है, हाँ उस गाथा का एक छोटा सा हिस्सा जरूर है, उसको एक छोटे कहेंगे एक छोटा सा उसका एक ग्लिम्प्स ऑफ उस वो जो गाथा है उसकी एक झलक जैसी है, क्योंकि गाथा लिखने के लिए तो वाकई गाथा है, उसके लिए मुझे लगता है कि हजारों पेज कम पड़ जाएंगे। मैंने तो चुनिंदा कुछ घटनाएं, चुनिंदा कुछ पात्र, चुनिंदा कुछ पत्र, चुनिंदा कुछ घटनाएं लेकर केवल यहाँ दिखाने की कोशिश की है कि इस इतना विस्तृत किस्म का और इतना विविध किस्म का इतिहास रहा है, और इस तरह से एक दूसरे से संघर्ष जुड़ते हैं दुनिया भर में स्त्रियों के, और उनका एक दूसरे पे प्रभाव पड़ता है। तो संक्षेप में एक झलक देने की कोशिश की है। जो विस्तार में पढ़ना चाहे उसके लिए बहुत सारे संदर्भ हैं, वो उन संदर्भों के जरिए उस यात्रा पे निकल सकता है। तो गाथा तो ये है और बहुत विशद गाथा है। दूसरी बात ये कि महिला दिवस के मानी क्या, ये सवाल मुझे बहुत लंबे समय से परेशान कर रहा था। बहुत से लेख भी लिखे कई बार, फेसबुक पोस्ट लिखती थी कई बार, और पॉडकास्ट भी किए। तो मुझे लगता है कि बात ज़रूरी है और बार बार हमें लोगों तक इसको पहुंचाना पड़ेगा कि महिला दिवस बाजार का इवेंट नहीं है। इसको मार्केट ओरिएंट बनाना भी दरअसल उसी आतंक का एक हिस्सा है जो हमने शुरू में सवाल उठाया था, लिया था, आतंक वाला, आतंकित हैं। दरअसल उसी को उस पूरे स्त्री विमर्श के, स्त्रीवाद के पूरे मुद्दे को ट्रिवलाइज करने की कोशिश है कि इसे मार्केट का इवेंट बना दो, उसको हल्का कर दो, मीडिया में ऐसी चीज़ें लेकर आओ जो उस इतिहास से नहीं जुड़ी हैं, जिसकी वजह से हम ये महिला दिवस मनाते हैं। तो महिला दिवस के मानी ये है कि जो इस किताब में जिस तरह से, जिसको आपने कहा कि जो गाथा है उसकी जो झलक मैंने यहाँ दिखाई है, इन संघर्षों को सेलिब्रेट करने का दिन है, उस यात्रा को सेलिब्रेट करने का दिन है जो जिससे गुजरकर हम तमाम महिलाएं यहाँ पर इस स्थिति में पहुंची हैं कि हमारे पास बोलने का हक है, हम लिख रही हैं, हम दखल दे रही हैं, राजनीतिक हस्तक्षेप कर रही हैं, सामाजिक हस्तक्षेप कर रही हैं, और तमाम चीज़ें जो हक हासिल किए हैं। एक भी अधिकार दुनिया भर में, इस किताब के जरिए भी ये बात समझ में आ रही होगी कि कोई हक ऐसा नहीं है जिसको स्त्रियों ने लड़ के हासिल नहीं किया है। कुछ भी उनको झोली में दिया नहीं गया है, किसी ने उनको उपहार में, भेंट में नहीं दिया कोई भी हक। एक छोटे से छोटे हक के लिए उनको लड़ना पड़ा है। तो इस लड़ाई को, इस संघर्ष को सेलिब्रेट करने के लिए हम ये दिन मनाते हैं। बिल्कुल उसी तरह से जैसे हम हर बार अपना जन्मदिन मनाते हैं या शादी की सालगिरह मनाते हैं, तो हम याद करते हैं कि वो देखो हम कितना लंबा अरसा पार करके आए हैं, हम कितना वक्फा एक दूसरे के साथ गुजार के आए हैं। तो उसके सारे सुख दुख, अचीवमेंट्स, उसकी उपलब्धियां, उन पर बात होनी चाहिए। तो सार्थक तभी होगा महिला दिवस जब हम हर महिला दिवस ये आकलन कर पाए कि हमने कितना रास्ता तय किया, अभी कितना बाकी है। क्योंकि यूएन की, अभी मैंने 8 मार्च को ही एक बातचीत में कहा था, यूएन की वेबसाइट पर, जो यूएन वेमेन की वेबसाइट है, उस पर नीचे एक छोटी सी पंक्ति लिखी हुई है कि अभी भी जो तमाम आकलन किए गए हैं, जेंडर बराबरी से हम 100 साल पीछे हैं, अभी 100 साल दूर है जेंडर बराबरी। तो हमें लगातार कोशिशें करनी होंगी इसके लिए। ये वाले आकलन करने का दिन है। तो जितना सेलिब्रेट करना है उतना ही हमें आगे के बारे में सोचना है, रणनीतियां तय करनी है, जो कि अभी हम जिसमें कहना चाहिए कि ये जो पक्ष है इस पर अभी हम बहुत कम ध्यान देते हैं कि हमको दरअसल स्ट्रैटेजीज बनानी है अभी आगे के लिए। होता क्या है कि बहुत पुराने सवाल बार बार सब दोहराए जाते हैं। आप देखोगे कि आप एक नया एस्पेक्ट लाते हो, आप एक नया पक्ष लेकर आते हो स्त्रीवाद का, लेकिन उस पर कमेंट्स में या नीचे या जिस भी तरह की प्रतिक्रियाएं लोगों से मिलती हैं वो उसी तरह के पुराने सवालों से जुड़ी हुई होती हैं। तो एक्चुअली हम आगे
की स्ट्रेटजी नहीं बना पा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, हम पुराने सवालों में बार बार उलझ रहे हैं। तो इन सब चीज़ों पर सोचने का समय है, दिन है 8 मार्च का, सेलिब्रेट करने का और आकलन करने का, आगे बढ़ने की स्ट्रेटजीज बनाने का। इसी सवाल के जो अभी बात हुई कि स्ट्रेटजी बनाने का दिन है, तो जो अगला चैप्टर है वो इनसे शुरू हो जाता है। कैसा देश चाहिए इस देश, कैसा भविष्य चाहिए इस देश की स्त्रियों को। और ये एक बहुत सुंदर पार्ट है, ये जो स्ट्रेटजीज बनानी है हमें, जो आगे की रणनीतियां बनानी है, जिन पर आगे काम करना है स्त्रियों को, हमारी आने वाली पीढ़ी को, हम लोगों को, तो वो कि कैसा भविष्य चाहिए। तो आप क्या देखती हैं कि पिछले 10-15 सालों में, 20 सालों में या 25 सालों में स्त्रियां कहाँ पर होंगी, क्या उनके जीवन में बदलाव आएगा, स्त्रीवाद के जरिए उनके जीवन में क्या बदलाव आएगा? क्या बदलाव आएगा पर विचार करने से बेहतर है कि हम ये सोचें कि हम क्या बदलाव लाना चाहते हैं। मतलब स्ट्रैटेजी का मतलब यही है कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं क्या, हमारे मकसद क्या हैं। तो जैसे एक बहुत बड़ी चीज़ है जिस पर मैं बात करती हूँ कि पॉलिटिकल, एक राजनीतिक पिछड़ापन जो है उससे जूझने के लिए हमको स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ेंगी। जैसे 33% रिजर्वेशन वाली बात मैं बार बार कहती हूँ कि कहती आई बहुत लंबे समय तक कि 33% रिजर्वेशन जो है वो राजनीतिक प्रतिनिधित्व का बड़ा सवाल है स्त्रियों का। अब मुझे ये लगता है कि वो 33% रिजर्वेशन की बात भी अपनी अर्थवत्ता दरअसल खो चुकी है। अब हमको चाहिए कि मतलब 30 साल पहले हमको ये दिखाई दे रहा था कि 20-22 साल पुराना ये बिल हो गया 33% रिजर्वेशन का, तो 20 साल पहले ये दिखाई दे रहा था। अभी कुछ समय पहले तक मुझे ये लग रहा था कि ये बहुत सही सवाल है। आज मुझे ये लगता है कि ये सवाल भी अपनी अर्थवत्ता खो चुका है। 22 साल हो गए, इस बिल का कुछ भी नहीं हुआ। इस समय अब ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, राजनीतिक जो पार्टियां हैं, वो अपने स्ट्रक्चर के भीतर इसको शामिल करें। 50% औरतों को आप अपनी पार्टी में शामिल करें, उनको टिकट्स दें, क्योंकि जब तक आप टिकट्स नहीं दोगे वो लड़ेंगी नहीं, वो संसद में पहुंच नहीं पाएंगी। तो मुझे लगता है कि एक तो ये समय समय पर आप अपने हालात देखते हो, चीज़ें देखते हो और ये विजन बदलता है। तो एक तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। फेमिनिस्टाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जो आने वाले समय में मुझे लगता है सबसे बड़ी चीज़ है जो हमें अचीव करनी है, कि पॉलिटिकल पदों पर ज़्यादा से ज़्यादा औरतें हों। और औरतें मतलब हम सिर्फ बायोलॉजिकली, जैविक रूप से महिला की बात नहीं कर रहे हैं, जो अपनी सोच में, जो अपने विजन में फेमिनिस्ट हो। तो क्या एक राष्ट्र का, एक देश का फेमिनिस्ट विजन हमारे सामने है, या क्या हमारे सामने देश का कोई ऐसा विजन शामिल है जिसमें हम तमाम तरह की अस्मिताओं को न्याय और बराबरी के साथ, उनकी साझेदारी के साथ देश को आगे ले जा सकें। ये एक बड़ा सवाल है इस समय का, जिसका मुझे लगता है कि इस पर हमको तुरंत सोचने की ज़रूरत है। बहुत लंबा समय हो गया। न्यूजीलैंड को जैसे हम देखते हैं, सबसे पहला देश है जिसने महिलाओं के लिए वोटिंग अधिकार हासिल किए, और उसके बाद लगातार उसने महिलाओं का मंत्रालय बनाया और लगातार काम किए। आज आप देखते हैं कि वहाँ क्या स्थिति है। जसिंडा आर्डन जैसी वहाँ पर एक अध्यक्ष है राष्ट्र की, जो तमाम विविध अस्मिताओं को अपने साथ लेकर चल रही है। तो हमको कुछ ऐसा, मतलब वाकई हमको फिर से राष्ट्र के बारे में, नेशन के बारे में, उसमें औरत की भूमिका के बारे में, वो पॉलिटिक्स जो बेहद मैस्कुलिन होती जा रही है, बहुत मर्दाना किस्म की पॉलिटिक्स होती चली जा रही है, हमें उस पर काम करने की बहुत सख्त ज़रूरत है। क्योंकि वो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ संसद की बात है या वो केवल भाषणों की बात है, वो हमारे जीवन पर सीधा असर करती है, वो समाज पे सीधा असर करती है। आप देखते होते सारे महिलाओं पे शोषण की जो घटनाएं होती हैं, बलात्कार होते हैं, आप देखते हैं कि संसद में वहाँ से कोई आवाज़ नहीं उठती। महिलाओं के मुद्दों को, महिलाओं को वोट बैंक नहीं माना जाता। ऐसे मुद्दे नहीं लाए जाते चुनावों में कि हम महिलाओं की अस्मिता के लिए या उनके स्वावलंबन के लिए या उनके सशक्तिकरण के लिए हम इस तरह, तो उनको
वोटर के तौर पे उनको शामिल करने की, लुभाने की कोशिश नहीं की जा रही है। ये एकदम से पूरे पॉलिटिक्स, पूरे राजनीतिक परिदृश्य से ये चीज़ गायब होती चली जा रही है। तो जितना ज़्यादा वहाँ पे ऊपर मर्दानगी, मैस्कुलिनिटी, धर्म और ये तमाम चीज़ें और हिंसा, ये सब चीज़ों को बढ़ावा मिलेगा, सामाजिक जीवन पे उसका लगातार असर पड़ेगा। स्त्रियां उतना घरों के भीतर जाएंगी, उतना दायरों में बंधती चली जाएंगी। तो वो हमें खोलने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि ये स्ट्रैटेजाइज करना होगा तमाम महिला संगठनों को भी, और राजनीति में जितनी औरतें सक्रिय हैं, जो नेतृत्व कर सकती हैं, उन सबको मिलकर ऐसी स्ट्रैटेजीज बनानी होंगी कि कैसे हम अपनी राजनीति का ये एक फेमिनिस्टाइजेशन कर सकते हैं। हाँ, अभी एक राजनीतिक दल ने इस पर बात करने की भी कोशिश की। बहुत सारी स्त्रियों को अभी इस इलेक्शन में टिकट भी दिए गए, लेकिन जो उनको वोट मिले वो इतने खतरनाक, मतलब इतना खतरनाक इशारा करते हैं बिल्कुल कि उस क्षेत्र की क्या स्त्रियों, मेरी तो बहुत देर तक मैं सोचती रही कि उस क्षेत्र की जो स्त्रियां थी उनके पास, स्त्री के लिए तो बेसिकली कोई अपने उनके मन में कुछ है ही नहीं, लेकिन क्या उनके दिमाग में ये कभी भी नहीं आया कि एक स्त्री खड़ी है और एक स्त्री ऐसा विजन लेकर आई हुई है कि मैं उन लोगों को जो पीड़ित हैं, जो प्रताड़ित हैं, उनको न्याय के तौर पर मैं प्रतिनिधित्व देना चाहती हूँ। तो जो तुमने अभी ये बात कही, वास्तव में ये बहुत खतरनाक स्थिति है, और इस पर अगर काम नहीं किया गया तो वाकई जो है चीजें गर्भ की तरफ जाएंगी। हम पॉलिटिकल कोई बातचीत, चूंकि फेमिनिज्म पर बात हो रही थी और पॉलिटिक्स पर बात हो रही थी, तो इस पर थोड़ा सा मैंने इशारा किया, और वो सब जो पूरा परिदृश्य बना था वो बहुत भयानक था, खास करके स्त्रियों के लिए वो बहुत भयानक था। वो यहाँ का विषय भी नहीं था। हम विश्व में जो स्त्री नायिकाएं हैं, थोड़ी सी तुम उस पर बात करो, उस पर प्रकाश डालो कि जो स्त्री नायिकाएं थी, जिन लोगों ने पूरा स्त्रीवादी जो आंदोलन था, जिन्होंने न्याय की पूरी लड़ाई लड़ी है, चाहे वो वोटिंग के अधिकार हो, चाहे वो अपने पैर न बांधने के अधिकार हो, कमर न बांधने के अधिकार हो, तो ये जो लड़ाइयाँ पूरे विश्व में स्त्रियों ने लड़ी हैं, कैसे उस पूरे विश्व की स्त्रियों का जीवन प्रभावित हुआ, चाहे वो हिंदुस्तान, जैसे हिंदुस्तान में बात होती है जब स्त्रियों की, समाज सुधारकों की, तो सावित्रीबाई फुले पर बात होती है, कभी कभी पंडिता रमाबाई पर भी बात हो जाती है, लेकिन और भी उनके साथ तमाम स्त्रियां काम कर रही थी, विश्व में तमाम स्त्रियां काम कर रही थी। हम सारी स्त्रियों को उनके बारे में, जो हमारी नायिकाएं थी, उनके बारे में भी जानने की जरूरत है। तो तुम थोड़ा सा संक्षेप में उन पर बात लोगों तक पहुंचे कि ये वो लोग हैं। हाँ, वो कोशिश वही की है मैंने कि उन नायिकाओं पर भी आप देखो कि कोई क्रोनोलॉजी नहीं है इस किताब में। ऐसा नहीं है कि कोई क्रमिक विकास इसमें चलता है कि पहले ऐसा हुआ फिर ऐसा हुआ, वो मकसद भी नहीं है। तो वो जो संघर्ष हैं सारे, उनको कैसे एक बहनापे का भाव है जो इतिहास में दिखाई देता है। और दरअसल हम आज जिस बहनापे की बात करते हैं उससे मैं बहुत इत्तेफाक नहीं रखती हूँ। असल में उसका अर्थ हिस्टोरिकल, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में ही समझा जा सकता है, जिस ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को मैंने सामने रखने की कोशिश की है। जैसे तुमने कहा कि कैसे वो प्रभावित करती हैं, तो जब एक जगह इंग्लैंड में अगर सफरेज मूवमेंट है, औरतों के वोटिंग राइट्स के लिए लड़ाई, एक संघर्ष चल रहा है, तो ऐसा नहीं है कि उससे हम अछूते थे। जैसे एक पूरा चैप्टर है इस किताब में कि क्या भारत की स्त्रियों को बिना संघर्ष किए ही वोटिंग अधिकार मिले। बहुत बार मेरे सामने ये सवाल आया है, न जाने कितने लोग, पढ़े लिखे लोग भी ये सवाल पे ऐसा जवाब देते हैं कि हाँ, आज़ादी मिली और उनको वोटिंग राइट्स मिल गए, उनको कोई संघर्ष नहीं करना पड़ा। तो असल में हमको संघर्ष नहीं करना पड़ा का ये मतलब नहीं है कि असल में भारत में किसी औरत ने संघर्ष नहीं किया या दुनिया में औरतों ने इसके लिए संघर्ष नहीं किया। ये सारे संघर्ष असल में जुड़े हुए थे। बहुत सारी स्त्रियां थीं, जैसे सरोजिनी नायडू ने ही एक डेलीगेशन का नेतृत्व किया जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड समिति से मिलता है, उसके सामने मांगे रखता है
कि हमें वोटिंग राइट्स चाहिए, कैसे वो अपनी डायरी में ये दर्ज करते हैं, इस पर तो कोई बात नहीं करते कि हाँ वोटिंग राइट्स मिलने चाहिए नहीं, लेकिन अपनी डायरी में दर्ज करते हैं कि ये औरतें आई थी और इस तरह से बड़ी आकर्षक औरतें थी और ये कह के चली गई। तो वो केवल एक बहुत हल्की सी घटना के तौर पर उसे डायरी में दर्ज करके निकल जाती हैं। फिर कैसे इंडिया बिल में उसको शामिल करने की कोशिशें की जाती हैं, नहीं शामिल होता है। ये क्यों हो रहा था? क्योंकि इंग्लैंड में, दुनिया भर में, अमेरिका में ये सफ्रेज मूवमेंट चल रहे थे और तमाम औरतें एक दूसरे के संघर्षों से प्रेरित हो रही थी, प्रेरणा ले रही थी। चाहे वो मार्गरेट कजिन्स हो जो भारत में काम कर रही थी, भले ही वो सोफिया दुलीप सिंह हो जो जिनके पिता को एग्जाइल दिया गया, जो इंग्लैंड में पली बढ़ी, लेकिन वो भारत में स्त्रियों के वोटिंग अधिकार के लिए इंग्लैंड में आवाज उठा रही थी। उन तस्वीरों में वो दिखाई देती है। मेरा मन था कि वो तस्वीरें भी किताब में आ पाती, पर बहुत सारी तस्वीरें इंटरनेट पर पहले से ही उपलब्ध हैं, उनको देखा जा सकता है। तो सब एक दूसरे से जुड़े हुए संघर्ष थे, एक दूसरे को प्रभावित कर रहे थे, सीख रहे थे कैसे करना है, कैसे स्ट्रैटेजीज बनानी है, कैसे टूल किट बनानी है। तो वो टूल किट भी बनाना एक दूसरे से सीख रहे थे कि हम कैसे आंदोलन करें, हम क्या नारे तैयार करें, हम कैसे बैनर तैयार करें, क्या हो। जैसे एमिली डेविडसन एक महिला थी जो जिन्होंने सोचा कि घोड़ों की रेस चल रही है, हम और जॉर्ज जो किंग है पंचम, उसको उसका ध्यान आकृष्ट करने के लिए, पूरे मीडिया का ध्यान आकृष्ट करने के लिए, क्यों ना मैं उस रेस में घोड़े के सामने आ जाऊं। तो उसने अपनी जान दे दी वहां उस पर। जब घोड़ा चढ़ गया तो वो बेहद घायल हुई, लेकिन उसका मकसद केवल इतना था कि पूरे मीडिया का अटेंशन मुझे मिल जाएगा। तो ये अखबारों में छपा, ये चीजें दुनिया में सामने आई, एक दूसरे के साथ महिलाओं ने अपने आप को जोड़ा। ये जो पहनावे का भाव था, रमाबाई के बारे में मैंने लिखा कि कैसे वो फिलाडेल्फिया में जाती हैं तो वहां कहती हैं कि क्या अपनी भारतीय बहनों के लिए आप लोग मदद नहीं करेंगी। तो वहां से फिर वो फंड्स और बाकी मदद लेकर आती हैं और यहाँ मुक्ति मिशन की शुरुआत करती हैं। सावित्रीबाई फुले मतलब स्त्री शिक्षा की तो वो मशाल है। तो ये एक दूसरे को एक बड़ी मजेदार चीज है। सावित्रीबाई फुले हमेशा जो विधवा स्त्रियों का जो मुंडन किया जाता था उस प्रथा के बहुत बेहद खिलाफ थी कि ये क्या है। आप देखेंगे कि पंडिता रमाबाई के भीतर उनकी ये चीज दिखाई देती है कि स्त्री शिक्षा के साथ साथ इस तरह की कि विकृत किया जाता है जिस तरह से स्त्रियों को प्रथाओं के नाम पे, उनके मैं खिलाफ हूँ। तो जुड़ते हैं सारे एक दूसरे से संबद्ध हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और सीखते हैं एक दूसरे से। राज सुंदरी देवी के बारे में भी थोड़ी सी बात करनी चाहिए। हाँ, राज सुंदरी देवी के बारे में भी उस लेख में है जब जो ये पढ़ रही थी, दरअसल मैं राज सुंदरी देवी के बारे में इसके पहले नहीं जानती थी। जब इस किताब को पढ़ा मैंने और राज सुंदरी देवी के बारे में पढ़ा तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि बहुत सारी नायिकाएं हैं हमारी जो हमसे छूट गई हैं, चाहे वो ताराबाई शिंदे हो या राज सुंदरी देवी। हाँ, कभी कभी तो मेरा मन करता है, हाँ कभी कभी मेरा मन करता है कि इस किताब के एक एक चैप्टर पर अलग अलग दिन बात करें और सचमुच इसको ना ऐसे बांटा जाए जैसे बाइबल या और धार्मिक किताबें बाहर खड़े होकर के बांटी जाती हैं और लोग उसको पढ़ते हैं। ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में लोगों तक बात, सचमुच बहुत सी बातें हैं जो लोग नहीं जानते हैं। तो जब लोगों तक पहुंचेंगे तो ये बात समझ में भी आएगी। ऐसा तो है नहीं कि लोग समझना नहीं चाहते, लेकिन फेमिनिज्म का मतलब बहुत ऐसे हल्के तरीके से फेमिनिज्म को लिया जाता है। एक तुम्हें छोटी सी बात बताऊं, मैं एक शादी में थी और मेरी एक दोस्त ने मुझसे पूछा कि तुम्हारे पास बिंदी है? तो मैंने कहा हाँ, और मैंने अपनी बिंदी निकाल कर उसे दी। तो बोली इतनी बड़ी बिंदी नहीं लगाऊंगी, मेरे हस्बैंड कहते हैं कि फेमिनिस्ट औरतें लगाती हैं इतनी बड़ी बिंदी। तो उस समय मैं शादी में थी, किसी बहस के कोई बातचीत नहीं कर सकती थी, लेकिन सोचो कि ये कितनी अजीब बात है कि नहीं मैं इतनी बड़ी बिंदी नहीं लगाऊंगी, कितना बचना है। तो उनसे ये सवाल होना चाहिए, उन तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि दरअसल फेमिनिस्ट होना कोई बुरी बात नहीं है। और मैं एकदम श्योर हूँ कि ये बातें जब लोगों तक पहुंचेंगी ऐसे ही धीरे धीरे तो उनको ये बात समझ में आएगी।
तो राज सुंदरी देवी पर भी बात होनी चाहिए, तारा देवी शिंदे पर भी बात होनी चाहिए, एकदम बात होनी चाहिए। बहुत सारी नायिकाएं हैं, ये सच बात है, बहुत सारी नायिकाएं हैं, बहुत सारी महिलाएं हैं। कुछ के नाम हम जानते हैं, कुछ ऐसी भी होंगी जिनके नाम हम सच में नहीं जानते हैं, जिनके इतिहास दर्ज करते हुए जिनके संदर्भ मिटा दिए गए होंगे, महत्वपूर्ण नहीं समझा गया होगा। हाँ बिल्कुल, ऐसी भी स्त्रियां तो होंगी, ऐसी भी तमाम स्त्रियां होंगी, बिल्कुल है। हाँ, जैसे सारा शगुफ्ता के बारे में तुमने एक जगह पर लिखा है, अमृता प्रीतम के संदर्भ में, कि अमृता प्रीतम ने बाद में उन पर एक किताब लिखी, तो उन पर भी बात होनी चाहिए। लिखने वाली स्त्रियां इतनी, लेखक या कवि जो स्त्रियां हैं वो इतनी अस्पृश्य हैं समाज में कि वो मर ही जाए, मार दी जाए, ऐसी कौन सा अपराध कर रही है वो। एक जो केस स्टडी लिखी है तुमने कि पैर चलने के लिए उन्हें बांधना गुनाह था, इस पर भी थोड़ी बात होनी चाहिए, लोग जाने कि पैर पैर क्यों बांध दिए गए थे। छोटे पैर सिर्फ इसलिए कि किसी एक राजा को या किसी को छोटे पैर सेक्सी लगे थे, इसलिए पूरी नस्ल के ही पैर बांध दिए जाए। इस प्रथा पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हाँ, वो मुझे बड़ा मजेदार लगा। मैं जब किताब के बारे में सोच रही थी, असल में किसी एक दिन सोचना नहीं शुरू किया, ये एक पूरा प्रोसेस होता है। आप लंबे समय तक कुछ पढ़ते हो, बहुत सारी चीजें सामने आती हैं और वो कहीं दिमाग में रजिस्टर होती चली जाती हैं। तो चीन को लेके, या बल्कि कहें कि भारत और उसके पड़ोसी देश जो हैं, या जिसको हम साउथ एशिया कह लें, या जैसे भी आप इसको देखना चाहें, मेरे मन में था कि हमारे आसपास स्त्रियों का संघर्ष कैसा था, पाकिस्तान में कैसा था, बांग्लादेश में कैसा था, चीन में कैसा था। तो कुछ चीज़ें मुझे बहुत परेशान करती थी, जैसे ये चीन में जो पैर बांधने की, फुट बाइंडिंग की जो प्रथा है वो। तो मुझे लगा कि इसके बारे में थोड़ा खंगालना चाहिए, थोड़ा छानबीन करनी चाहिए कि क्या वजह थी, क्यों ये हुआ, कैसे जागृति आई। तो वो सब लिखा ही है उसमें कि हाँ, कहा जाता है कि 10वीं शताब्दी में एक राजा थे जिनको अपने दरबार में नाचने वाले एक नर्तकी के छोटे पैर देख के बहुत अच्छा लगा, तो ऐसा। तो सच भी हो सकता है, और भी बहुत सारी रीजंस हो सकते हैं। जैसे एक वजह ये भी उसमें मैंने दी है, जिस पे कि रिसर्च हो चुके हैं, सबके संदर्भ वहां दिए हुए हैं, कि आर्थिक दृष्टि से ये बहुत जरूरी था। आप जितना स्त्रियों के मूवमेंट को कहना चाहिए आप नियंत्रित करोगे, उनके मूवमेंट को नियंत्रित करने से बहुत सारी चीजें कंट्रोल हो जाएंगी, जो हमें हमारी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि वो अगर चल नहीं पा रही थी तो ऐसा नहीं था कि वो कुछ भी नहीं कर रही थी, वो दरअसल बैठी थी और कपड़े सिलने, बुनने और ये सब चीजों का काम किया करती थी। तो ये अर्थव्यवस्था के लिए बहुत जरूरी था कि वो बैठे बैठे जो सारे काम होते हैं, आप देखेंगी कि कितने सारे अनऑर्गेनाइज सेक्शन में जो औरतें काम कर रही हैं, छोटी छोटी कोठरियां हैं, छोटी छोटी जगह हैं जिनमें सब बैठी कुछ सिल रही हैं, सितारे काट रही हैं, टाक रही हैं, बीड़ी रोल कर रही हैं, अगरबत्तियां बना रही हैं, इस तरह छोटी छोटी जगह पे। या अपने ही घर में है तो छोटी सी वो रसोई है जो उनका पूरा वर्कशॉप है, जिसमें वो अपना खाली समय, जैसा तो कोई कॉन्सेप्ट है नहीं औरत का, लेकिन फिर भी वो कहती है ना, मैं खाली हूँ तो क्या करूँ, तो मैं खाली हूँ तो मैंने पापड़ बना लिए, मैंने खाली हूँ। तो वो लगातार किसी, ऐसा नहीं है कि पैर बंधा था और वो निकल नहीं पा रही थी तो वो कोई काम ही नहीं थी, ऐसे आक्षेप लगे। मैंने ये भी चीजें पढ़ी ये रिसर्च करते हुए कि ऐसे आक्षेप भी लगाए बाद में। जो नेशनल मूवमेंट खड़ा होता है चाइना में, उसके जो नेतृत्व करने वाले लोग थे, उनमें से कई लोग ये आक्षेप लगाते थे कि ये तो कुछ करती तो है नहीं, ये तो बिल्कुल अनपढ़ों की तरह है, बिल्कुल गधों की तरह है, इनका कोई उपयोगिता नहीं है समाज में। तो ये आक्षेपों के गहराई में जाना बहुत जरूरी था। तो ऐसे तमाम रिसर्च सामने आए जिन्होंने बताया कि एक चाइना के उस इकोनॉमी के लिए उस दौर में ये चीज़ बहुत ज़रूरी थी कि उनके मूवमेंट को कंट्रोल करें। एक तो ये यौनिकता को भी कंट्रोल करता है। जितना जितना आपकी मोबिलिटी कम होगी, जितना आपका निकलना बाहर कम हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, उतना ही आपको नियंत्रित करना, बांधे रखना। वो जो खूंटे से बांधना होता है ना, तो खूंटे से बंधी रहेगी तो उसको उसका दोहन अच्छे से किया जा सकेगा, वो वाली लगभग स्थिति थी। तो ये फुट बाइंडिंग की एकदम मतलब भयानक प्रथा थी। उसकी कुछ तस्वीरें मैंने किताब में दी हैं, उसको देखकर सच में रोना आता है कि क्या स्थिति है।
एक स्कूल का मैंने उसमें विवरण दिया है कि जब नए किस्म के स्कूल खुलने शुरू हुए, जब बदलाव की एक बयार वहाँ चलती है और आधुनिकता आती है, नया स्कूल, नए किस्म का आधुनिक स्कूल बनता है लड़कियों के लिए, तो उसमें वो पैर खोलने का भी जो प्रक्रिया है वो कोई झट से नहीं थी। सालों 11, 12, 13 साल लड़की के पैर बचपन से, जब से वो जन्मी है, वो बंधे हुए हैं कपड़े में, एक सूती कपड़े में उसको बांध के रखा जाता है। तो उसको खोलने की जो प्रथा है, उस पर गीत है वो पूरा, धीरे धीरे पैरों को खोलो। और अभी किताब खुली होती तो मैं शायद पढ़ के भी सुनाती आपको कि पैर ऐसे धीरे धीरे खोलो, फिर उनको पानी में रखो, फिर उनके ऊपर ऐसे लेप लगाओ, ये करो, कुछ दिन तक उनका ख्याल रखो, उन्हें हवा लगने। तो बहुत पीड़ादायक ये प्रक्रिया थी। देखने में बंधे हुए पैर वो दिखते हैं, लेकिन उनके पीछे और उन बंधनों से खुलने की जो प्रक्रिया है वो भी बहुत पीड़ादायक रही। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मजेदार केस स्टडी थी। एक और मजेदार चीज इसमें निकल कर आती है कि जब एक ओरिएंटल नजरिए से, जब एक कोई वेस्टर्न विचारक देखता है और कहता है कि देखो किस तरह से पूरब के देशों में तो ये सारी चीजें होती हैं, पूरब के, तो यहाँ से किसी महिला ने आवाज उठाई कि आप हम पे बोल रहे हो, आपने भी तो कॉर्सेट की परंपराएं तो आपके यहाँ भी हैं, आपने भी तो उसकी कमर को और उसकी देह को बांधने की कोई। तो जो किताब के पीछे लिखा है कि सारे संघर्ष अलग अलग भी हैं और असल में एक जैसे भी हैं, तो वो मुझे इन सारी केस स्टडीज में, घटनाओं में, पत्रों में, संघर्षों में दिखाई दिया कि वो जितने अलग अलग हैं असल में उतने एक जैसे भी हैं। इकोनॉमी में उसका इस्तेमाल करो, उसके श्रम का इस्तेमाल करो, यौनिकता का इस्तेमाल करो, और कोख का इस्तेमाल करो, पितृसत्तात्मक अर्थव्यवस्था को, पितृसत्तात्मक राजनीतिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, बरकरार रखने के लिए। जी। मृदुला, आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही मृदुला, कनेक्शन शायद चला गया है। जब तक मृदुला लौटती है वापस, मैं वो पंक्तियां पढ़ देती हूँ जिनके बारे में अभी बात कर रही थी। काई लड़की थी वो, जब वो स्कूल पहुंचती है उसके पैरों के वो बंधन खोले जाते हैं। उसके भाई ने, माता पिता तो इसके खिलाफ थे, लेकिन उसके भाई ने ये गीत लिखा उसके लिए, अपने पैरों को बाहर आने देने की ये खुशी, क्या खुशी है, मेरा यह गीत पैरों की मुक्ति का गान, सुनो ना, रुई के फाहे अंगुलियों के बीच रखो, धीरे धीरे समतल धरती पर चलो, पानी और सिरके से पांव धो, बांधने का वह लंबा कपड़ा मत करो इस्तेमाल, हर 7वें दिन उसे काटो, एक एक फुट छोटा करो, 1 महीना रखो खूब ध्यान, बिना बांधे पांव सोने जाओ, ताकि रक्त का हो संचार, एक बार तुम्हारे पैर बाहर आ गए तो उन परेशानियों से मत घबराना जो दूसरे तुम्हारे लिए खड़ी करेंगे। अपने पैरों को बाहर आने देने की ये खुशी, क्या खुशी है, चलो सब गाएं पैरों की मुक्ति का ये गीत। मुझे लगता है कुछ नेटवर्क की परेशानी है मृदुला, आवाज नहीं आ रही बिल्कुल। नहीं, आवाज नहीं है मृदुला। हाँ, कान में और तुम का
हेलो, जिसमें आम्रा कारा का जिक्र है, तो उस पर भी थोड़ी बात होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में तो जो हिंदुस्तान से ही टूट कर गया था, जो वैश्विक संघ थे, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के होने के पहले हेलो, आवाज मृदुला, आवाज आई? हाँ, बोलिए बोलिए। मुझे आवाज लगता है कि शायद वीडियो अगर आई? थोड़ी देर के लिए बंद कर दें तो आवाज। अब आई क्या? हाँ आई, बताइए। हेलो, जी हेलो, हाँ मृदुला बोलिए। अब आई क्या? हाँ आवाज आ रही है लेकिन कट रही है लगातार। अब आई क्या आवाज? हाँ जी। नहीं, ये नेटवर्क की मुझे लगता है कि शायद आप पाकिस्तानी स्त्रियों के संघर्ष वाले अध्याय पर बात कर रही थी, है ना? नहीं, आवाज नहीं है तो हाँ, ये ठीक बात है कि उस पर मैं बात कर लेती हूँ। पाकिस्तानी स्त्रियों वाला मुझे समझ में आया कि आप शायद उस पर ही बात करना चाह रही हैं। ठीक है, मतलब वाकई भारत का ही कटा हुआ हिस्सा है, तो वही प्रथाएं, उसी तरह का बैकवर्डनेस मैंने भी ये सामाजिक प्रथाओं में। ये कविता है कि आवाज आ रही है क्या? मृदुला आ रही है लेकिन लगातार ब्रेक हो रही है आवाज, मेरी आवाज कुछ समझ नहीं आ आ रहा है। रही है? ब्रेक हो रही है आवाज आपकी बार बार। आवाज नहीं, आवाज ब्रेक हो रही है मृदुला। अब आ रही है क्या? हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। हेलो, हाँ मृदुला बोलिए। नेटवर्क तो पूरा आ रहा है। हाँ बोलो बोलो। आवाज नहीं, ना, कुछ नहीं सुनाई दे रहा है। अचानक से आवाज म्यूट तो नहीं हुआ है कहीं से? म्यूट नहीं हुआ है। फोटो तो पूरा बखूबी आ रहा है। तो मुझे लगता है पाकिस्तान की स्त्रियों के संघर्ष पे मृदुला बात करना चाह रही थी, उसी अध्याय पर बात करती हूँ। ईरान की स्त्रियों के हिजाब आंदोलन पर भी एक अलग से इसमें अध्याय है, और पाकिस्तान की स्त्रियों के संघर्ष पर ये जो चैप्टर है, आमरा कारा बस तुहारा। जब पाकिस्तान मुझे
तुम्हारी आवाज अलग होता है। एकदम साफ आ रही है। बांग्लादेश जब बनता है तो स्त्रियों के साथ किस तरह की समस्याएं आती हैं? मैंने बेगम शायद रुकैया सखावत अब आ रही हुसैन है का, आवाज? हाँ आ रही है, मैं अभी कंटिन्यू कर रही हूँ बोलना, तो इसके बाद फिर हम बात करते हैं। तो जैसे नेटवर्क की रुकैया का सखावत हुसैन इशू की रहा हमने होगा मेरे बात ख्याल की, हाँ से। उनकी बात मैंने यहाँ की है कि किस तरह से अभी जो भाषा एक तुमने बहुत कविता बड़ी समस्या थी। पढ़ी वो भाषा एक बहुत कविता बड़ी मैंने भी, हाँ। समस्या है जो उन स्त्रियों के आवाज सामने आ थी। रही है? हाँ, अच्छा। मैं बोलूं? पाकिस्तान में जो स्त्रियों का संघर्ष मैं रहा उसी पर बात कर रही हूँ, है, मैं उसी पर बात कर रही हूँ, मैं उसी पर बात कर रही हूँ। वो तो वो जो संघर्ष भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण संघर्ष रहा है। उस पर भी मृदुला, मैं थोड़ी बोल लूं? सी बात संक्षेप में तो उनके संघर्ष में भी एक नया जो राष्ट्र बन रहा है, एक नया जो देश बन रहा है, उसमें शरणार्थियों की तरह पहुंचना, इस बंगाल से उस बंगाल, उस नेटवर्क का बंगाल ही से इस बंगाल, स्त्रियों का जो है। पहुंचना, आवागमन, सब कुछ खो के पहुंचना, ऐसे में स्त्रियों के लिए हेलो, बहुत बड़ी चीज थी कि वो नौकरियां कर पाती। तो इस पूरे संघर्ष में वो चीजें, जो जो स्टडी, जो रिसर्च मैंने सामने रखी है किताब में, उसमें वो बातें शामिल हैं कि किस तरह से उन्होंने नौकरियों के लिए संघर्ष किए हाँ ताकि वो सरवाइव कर हाँ सकें, बिल्कुल ताकि वो बिल्कुल, जीवित रह यस, सकें। तो हाँ वो नौकरियों के संघर्ष थे हाँ जिसने उनको एक तरह से ज्यादा पब्लिक स्फेयर में निकाल के लाया। दूसरी बात थी जो भाषा का एक सवाल था, भाषा का सवाल बहुत बड़ा सवाल था। आप हाँ, आप अचानक सही से, कह रही हैं। मैं पाकिस्तान में स्त्रियों के संघर्ष की हाँ बात मैं कर उसी रही के बारे थी। में बात कर रही हूँ। तो एक भाषा का बड़ा मसला था। बेगम रुकैया सखावत हुसैन की मैंने उसमें बात की, उदाहरण लिए हैं कि किस तरह से वो उनकी बहन इस बात से परेशान होती थी कि उनसे उनकी भाषा बांग्ला छुड़ा के उनको कहा जाए अचानक से कि तुम उर्दू पढ़ने आप लिखो, उर्दू बोलिए, सीखने लगो। तो बंगाल में, तुम्हारी आवाज बांग्लादेश मुझे आ में रही है। ये बहुत बड़ा संघर्ष था स्त्रियों के लिए भाषा का, जिसके लिए उन्होंने पब्लिक में वो पिटी भी, पुलिस ने हाँ मारा, स्टेट का उनके ऊपर अत्याचार लगातार रहा। एक महिला की कहानी मैंने इसमें लिखी है जिसको कि जो इस भाषा आंदोलन में शामिल थी, जिनको कि जेल में बंद किया गया और भूखे चूहों से कतरवा दिया गया। इस तरह की बहुत ड्रेडफुल किस्म की कहानियां हैं जो उस पूरे तो भाषा के लिए स्त्रियों का कैसी वो तड़प थी, कैसा वो संघर्ष था, वो उस पूरे राष्ट्र के बनने की निर्मिति के साथ शामिल है, जिन पर हम अक्सर जब मुख्य धारा का जब हम इतिहास लिखते हैं, इतिहास लेखन करते हैं, जब किसी देश का, उसके बनने का, उसके उसकी राजनीति का, उसके राजनीतिक सवालों के बारे में जब हम बात करते हैं, तो अक्सर हम ये सारी घटनाएं इनको दरकिनार कर देते हैं, ये उस मुख्य धारा के इतिहास में शामिल नहीं हो पाती हैं। तो ये इसके अलावा बहुत सारे सवाल थे जो एकदम साझा सवाल थे, बेमेल विवाह के सवाल, स्त्रियों की शिक्षा को, पढ़ाई को लेके सवाल। हेलो, आज भी रुकैया सखावत हुसैन जिस तरह से वहाँ पे मशाल बनी स्त्री शिक्षा की, अग्रणी बनी, ढाका यूनिवर्सिटी में आज भी उनकी प्रतिमा लगी हुई है और उनका जन्मदिन जो है वो हाँ, मनाया पाकिस्तान जाता में है। स्त्रियों के संघर्ष पर तुम बात कर रही थी, उसे कंटिन्यू कर लो। मैंने वो बात रखी मुझे सामने। लग रहा अगले है सवाल पर आते हैं मृदुला। नेटवर्क, अगले सवाल पर आते हैं मृदुला। फोन पर बात।
हेलो, हाँ मुझे लग रहा है मैम आपका म्यूट हो गया है। मृदुला जी की आवाज आ रही है आप लोगों को? क्योंकि मुझ तक उनकी आवाज नहीं पहुंच रही है। मृदुला मैम आपको आवाज आ रही है मेरी? उनको तो आवाज आ रही है हम सबकी साफ, आपको उनकी आवाज पहुंच रही है? अभी पीछे जो बातचीत हुई कट कट के आवाज आ रही है, कट कट के आ रही है लगातार, है ना? तो ये वाला सवाल ले लेते हैं आखिरी जो उनका है, अभी उन्होंने मुझसे फोन पे जो कहा है, उसके बाद फिर हम लोग इसको फिर बंद करते हैं। या आप सवाल ले लीजिएगा, आप ऑडियंस से सवाल ले लीजिएगा उसके बाद। 2 सवाल आए हैं जो आपसे स्नेहदीप अभी पूछ लेंगी, वो 2 सवाल। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। अभी मृदुला जी ने फोन पे बताया है वो वाली बात, उस पर मैं बात कर लेती हूँ केवल। वो एक अध्याय है, इसमें आखिरी से पहले एक चैप्टर है, क्यों हो जाती है लेखिकाएं इतनी अकेली, जिसमें 3 लेखिकाओं को मैंने लिया है। सारा शगुफ्ता उनकी शायरी के लिए, और जिसका आधार मुख्यतः उसका आधार है जो अमृता प्रीतम ने के ऊपर किताब लिखी है, महादेवी वर्मा को लिया है उसमें। और ये लेखिकाएं क्यों अकेली हो जाती हैं, ये तो शीर्षक है सिर्फ। असल में तलाशने की कोशिश है इस पूरे चैप्टर में कि वो स्त्रियां जो अपनी अस्मिता के लिए मुखर हैं, जो लिख रही हैं, असल में तो स्त्री का लिखना ही विचलन है अपने आप में, क्योंकि क्रिएटिव जो फील्ड है, जो रचनात्मक जो दुनिया है, वो स्त्री से कभी जोड़ी ही नहीं गई। रचनात्मकता मतलब पुरुष प्रधान इलाका, तो एक तरह से तो लिखना ही विचलन है। अब ऐसी विचलित स्त्रियां जो हैं, जो डिविएट कर गई हैं समाज की मुख्य धारा से, जिनको घर में काम करने थे, घर संभालने थे, बच्चे गोल मटोल बनाने थे और फर्श चमकाना था, वो लिखने बैठ गई हैं। और लिखने के प्रति वो ऐसी दीवानी है, पागल हैं कि जैसे महादेवी वर्मा के बारे में हम कहते हैं, मुझे ये लगता है कि अगर उनको उस पूरी जो घरेलू प्रक्रिया है, उस भूमिका में, उन सारे कामों में उनको डाल दिया गया होता तो बहुत टॉर्चरस होता उनके लिए बहुत पीड़ादायक होता। वो उसके लिए थी नहीं। और एक खास किस्म का अकेलापन ये जो उस लेखिका को देता है। वर्जीनिया वुल्फ के साथ ये होता है, मरीना स्विताएवा के साथ ये होता है, सारा शगुफ्ता तो बाद में सुसाइड ही कर लेती हैं। असल में सारा शगुफ्ता, मरीना, ये इन्होंने, वर्जीनिया वुल्फ, इन तीनों ने आत्महत्या की थी। अब मैं महादेवी वर्मा को क्यों यहाँ साथ में रखती हूँ इसी बात के लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर उनको जबरदस्ती उन परिस्थितियों में डाल दिया गया होता तो शायद वो भी इसी तरह की किसी दिन इस तरह का कोई कदम उठा सकती थी। लेकिन उन्होंने अपने लिए वो जीवन चुना और उस अकेलेपन को सेलिब्रेट किया। वो लिखती हैं अपने सूनेपन की मैं रानी मतवाली, तो वो उस अकेलेपन को सेलिब्रेट करने लगती हैं। वहीं आप सारा शगुफ्ता को देखते हो कि
वो एक एक किस्म की विक्षिप्ता अवस्था जैसी हो जाती है कि जहाँ प्रेम का, देह का, दुनिया के सोचने समझ जो जो सोसाइटल नॉर्म्स होते हैं, जो समाज के नियम कानून, उनके लिए कोई चीज के बीच में बाउंड्रीज नहीं है, रेखाएं खत्म हो जाती हैं उनको बांटने वाली। तो एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाती हैं जहां बहुत दबाव है बाहर से उनके ऊपर, और लेखन नहीं छोड़ती। लेकिन उस स्थिति में महादेवी वर्मा किसी स्थिति में लेखन नहीं छोड़ती, सारा शगुफ्ता लिखना नहीं छोड़ती। एक दिन अमृता प्रीतम को खत लिखती है कि भाई जल्दी जल्दी, कुछ भरोसा नहीं है मेरे जीवन का और बाकी चीजों का, तुम किताब छपवा दो फटाफट। इसी तरह से मरीना सिताएवा की जो स्थिति है कि किस तरह लेखन उनके लिए अपनी अपनी जो एक स्त्री की बंधी बंधाई जो जिंदगी होती है उसमें एक कितनी बड़ी चुनौती है। जब वो कहती हैं कि बच्चे बीमार हैं, एक तप रहा है बुखार में, एक को खाना देना है, तो मैंने महीनों से कलम नहीं छुआ, मैंने इतने दिनों से पेन नहीं उठाया है, कुछ लिखा नहीं है। तो ये बेचैनी उनके अंदर बनी रहती है। ऐसे ही वर्जीनिया वुल्फ के साथ है कि जब भी कोई नई किताब उनकी आने वाली होती थी, उससे पहले ही उनके अंदर एक बेचैनी शुरू हो जाती थी कि इसको कैसे देखा जाएगा, कैसे लिया जाएगा। ये सब कुछ क्योंकि जो आलोचनाएं आती थी स्त्री लेखन की, पेट्रियार्कल आलोचनाएं, पितृसत्तात्मक आलोचनाएं स्त्री लेखन की, असल में मिलकर ये विचलित स्त्रियों के लिए एक ऐसा माहौल बनाता है जो कि एक बहुत होस्टाइल किस्म का वातावरण है, जिसमें लगातार एक किस्म की ऑथरशिप एंजाइटी है, लेखकीय हड़बड़ी है, कैसे देखा जाएगा, कैसे पढ़ा जाएगा, किस किस तरह के उसमें जेंडर्ड उसमें से बातें निकाली जाएंगी, कैसे निजी जीवन से उन तमाम चीजों को जोड़ा जाएगा, या कैसे आपके अंदर से आपके स्त्री होने को इतना बड़ा पैमाना बना दिया जाएगा। जैसे महादेवी वर्मा और सुभद्रा कुमारी चौहान को पढ़ते हुए तमाम बड़े जो लेखक हैं हिंदी के, वो बात करते हैं कि सुभद्रा कुमारी चौहान और महादेवी वर्मा में फर्क केवल इतना है कि सुभद्रा कुमारी चौहान पहले स्त्री हैं, फिर कवित्री हैं, महादेवी वर्मा पहले कवित्री हैं, फिर स्त्री हैं। अजीब अजीब तरह की व्याख्याएं हैं, उन दोनों में तुलनाएं हैं। तो ये कुल मिलाकर एक ऐसा वातावरण स्त्री के लिए बनता है जो उसको असल में अकेला करता है, जिसमें उसके साथी नहीं है, जिसमें उसके लिए कहते हैं कि सुनने वाला कोई नहीं है। महादेवी वर्मा तो कहती भी थी कि मैं इसीलिए मंचों पर से कविता नहीं पढ़ती हूँ क्योंकि मुझे लगता है भीड़ में सुना नहीं जाता। अब ये भीड़ कौन सी होती है जिसमें सुना नहीं जाता? ये भीड़ असल में पुरुषों की जिनका मंचों पर अधिकार है, संपादन, प्रकाशन, तमाम संस्थाओं पर जिनका अधिकार है, पाठक और दर्शक दीर्घा में उन जगहों पर उनकी उपस्थिति ज्यादा है, अधिक है। तो ये वाली भीड़ है जिसमें सुना नहीं जाएगा। तो ये बार बार की स्त्री स्वर को जो मैं लिख रही हूँ वो सुना नहीं जाएगा, वो समझा नहीं जाएगा वाली जो एक बेचैनी है, वो आपको लगातार इन लेखिकाओं में दिखाई देती है, जो अपने स्त्रीत्व को लेके कहीं शर्मिंदा नहीं है, जिनके अंदर कोई समझौता नहीं है पुरुषवादी लेखन की दुनिया के साथ। तो एक अकेलापन उनको खास तरह का मिलता है, जिनको अपने लेखन के लिए लगातार जूझना पड़ता है। एक जगह वर्जीनिया वुल्फ लिखती हैं कि लिखना और लिखने के लिए जो बेचैनी स्त्री के भीतर है वो उसको विक्षिप्ता अवस्था तक ले जा सकती है, क्योंकि उसके लिए बिल्कुल माकूल माहौल उसको नहीं हासिल होगा। तो ये तमाम चीजें हैं जो उसमें इस अध्याय में मैंने बात करने की कोशिश की है कि क्यों हम एक ऐसा वातावरण नहीं रच पाए हैं अभी भी, और क्यों लेखिकाओं को इतने अकेलेपन का सामना करना पड़ता है। तो सवाल ले लें स्नेहदी। जी मैम, कुछ नेटवर्क समस्याओं की वजह से हम कुछ सवाल नहीं सुन पाए, पर उसके बावजूद मैम आपका बहुत बहुत आभार कि आपने इतनी बेहतर तरीके से जितना भी सवालों को सुना समझा, हमें पूरी तरह उत्तर से बिल्कुल लाभान्वित करने की पूरी कोशिश की और वो सफल भी रही। मैम श्रोताओं के बीच से भी हमारे बीच कुछ सवाल हैं। सोनिया चौधरी जी पूछती हैं कि ये पुस्तक दुनिया की औरत में नारी को किस तरह आधुनिक नारी के रूप में प्रस्तुत किया गया है।
दुनिया क्या, औरत की दुनिया। किताब का नाम औरत की दुनिया है। किनका सवाल है ये, नाम प्लीज ले लीजिए। ये है सोनिया चौधरी। सोनिया जी, सोनिया जी, औरत की दुनिया है किताब, दुनिया में औरत है किताब का नाम। और जितने संघर्ष स्त्रियों ने किए हैं बराबरी के लिए, बराबरी के अधिकारों के लिए, अपनी अस्मिता के लिए, उन्हें सुना जाए, उन्हें मनुष्य समझा जाए और समाज में उन्हें बराबरी का स्थान मिले, अपनी सिटीजनशिप के लिए, नागरिकता के लिए उन्होंने संघर्ष किए हैं, कि एक नागरिक के तौर पर उनको रिकॉग्नाइज किया जाए, उनको पहचाना जाए। ये तमाम चीजें किताब में समेटने की कोशिश की गई हैं और यही आधुनिक स्त्री तक लेकर आने के संघर्ष हैं। जहां आज हम हैं, जहां आज आप हैं, वहां तक पहुंचने के जो रास्ते हैं वो यहाँ से होकर गुजरते हैं, जिनके बारे में किताब में बात की गई है। मैम, दूसरा सवाल है योगिता यादव का। वो पूछती हैं कि जो अकादमिक या राजनीतिक क्षेत्र में नहीं है वो कैसे सेलिब्रेट करे महिला दिवस। जो अकादमिक या राजनीतिक क्षेत्र में नहीं है वो कैसे सेलिब्रेट करे महिला दिवस। जो अकादमिक और राजनीतिक उसमें नहीं है से मुझे राजनीतिक वाली बात में थोड़ा सा वो है। पॉलिटिक्स तो हमारी सबकी जिंदगी का हिस्सा है। हम सब वोट देते हैं, हम सब वो भाषण सुनते हैं जो हमको जबरदस्ती सुनाए भी जाते हैं। हम तमाम सब लोगों की जिंदगी को अफेक्ट करता है। तो राजनीतिक रूप से तो हम सब अफेक्ट हो ही रहे हैं। तो कोई ये मान लेना कि राजनीति एक अलग स्फेयर है और जो हमारी जिंदगी है वो एक अलग स्फेयर है, एक तो ये वाला फर्क नहीं करना होगा। दूसरा एक ये बिंदु है कि हमें अकादमिक जगहों पे जिस तरह से स्त्री महिला दिवस को हम मनाते आए हैं उसको हमको और रूट्स तक ले जाना होगा। ऐसा नहीं है कि उसकी उपयोगिता सिर्फ हम लोगों के लिए है। अगर एक गांव में राजस्थान के एक गांव में भंवरी देवी के साथ अन्याय होता है और बदले में हमको विशाखा गाइडलाइन और उसके बाद हमको एक कानून मिलता है वर्क प्लेस पे महिलाओं के शोषण के खिलाफ खड़े हो सकने का, पॉश जैसा कानून मिलता है, तो उसका असर शहर की स्त्रियों को भी मिलता है। तो ये चीजें एक दूसरे को अफेक्ट करती हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई बातें हैं। ऐसे बहुत क्लियर डिमार्केशंस हम नहीं कर सकते। और एक और चीज मैं कहूंगी, बहुत सारे महिला संगठन, बहुत सारे एनजीओज हैं जो कामगर स्त्रियों के साथ, बहुत आम महिलाओं के साथ मिलकर इसको सेलिब्रेट करते हैं। मैंने बहुत से ऐसे इवेंट्स अटेंड भी किए हैं। तो मेरा मानना ये है कि ज्यादा से ज्यादा पब्लिक स्फेयर में महिला दिवस की बात आनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा जगहों पे विविध तरीकों से इसको सेलिब्रेट किए जाना चाहिए। ये मैसेज बहुत आम लोगों तक पहुंचना चाहिए कि ये महिलाओं के जो संघर्ष हैं और जो काम है उनको सेलिब्रेट करने का दिन है। तो इसको रूट्स तक तो जाना ही होगा और वो कोशिशें लगातार हो रही हैं। आपको अपनी इस पुस्तक के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, पुनः शुभकामनाएं आपको देना चाहूंगी और आज के इस पुस्तक परिचर्चा के लिए भी मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। और शायद नेटवर्क समस्याओं की वजह से मृदुला शुक्ला मैम हमारे साथ अभी नहीं जुड़ी हुई हैं, पर मैं उनका भी तहे दिल से आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने बहुत से बेहद सवाल हमारे समक्ष रखे जिससे हम इस किताब के बारे में और ज्यादा जान पाए। और मैं अपने श्रोताओं का भी बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि वो शुरू से लेकर अभी तक हमसे जुड़े रहे, समस्याओं के बावजूद भी वो हमसे जुड़े रहे। इसके लिए आपका तहे दिल से आभार। और मैं श्रोताओं के लिए भी कुछ सूचना लेकर आई हूँ कि अगर आप लोग इस किताब को खरीदना चाहते हैं तो आपको, अगर आप रचयिता के माध्यम से इस किताब को मंगाते हैं तो आपको 25% की छूट भी दी जाएगी। तो इस किताब को जरूर खरीदें और जरूर पढ़ें। मैम, आपका बहुत बहुत आभार। बहुत शुक्रिया रचयिता की पूरी टीम का।